अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक है, खैरियत से। मोहसिन भाई, अपने ख़ानदान के मुतालिक बताइएगा। ज़ुहैब भाई, हमारे ख़ानदान जो है एक रिलीजियस फैमिली रही है शुरू से। मेरे परदादा मखदूम सरवर नूह, उन्होंने फ़ारसी में कुरान पाक का तर्जुमा किया। वो पहले थे जिन्होंने कुरान पाक का फ़ारसी में तर्जुमा किया। हमारी एक रिलीजियस फैमिली रही है। पॉलिटिक्स तो फिर बाद में वो कहते हैं कि गले पड़ गई, और हमारा एक मज़हबी, और हमारा कुरैश कबीला है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ से हमारा शुजरा आता है। अगर आप पूरी हिस्ट्री देख लें हमारे ख़ानदान की, तो ये हमारी फैमिली की हिस्ट्री है। एक तरफ रूहानियत है तो दूसरी तरफ सियासत में सच और झूठ बोलना पड़ता है। कितना मसलहत से काम लेते हैं? देखिए, मैं कोशिश करता हूँ कि सच बोला जाए, और जहाँ अगर गलत बयानी की ज़रूरत पड़ती है तो मैं वहाँ खामोश हो जाता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि गलत बयानी से गुरेज़ किया जाए, क्योंकि देखें, इंसान अगर एक दफ़ा आप झूठ बोल भी दें तो वो झूठ फिर इंसान को याद नहीं रहता, और फिर वही झूठ आपके लिए शर्मिंदगी की वजह बनेगी, और फिर आपको शर्मिंदगी का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बेहतर है कि आप सच बोलें। अगर आप सच नहीं बोल सकते या कहीं आपको मसलियत का सामना करना पड़ता है तो बेहतर है कि आप खामोश रहें। मैं फिर खामोशी से। तासुर है कि सिंध की तबाही का ज़िम्मेदार ये जो फ्यूडल सिस्टम है, जागीरदाराना निज़ाम है, ये है। आप भी एक बड़ी फैमिली से बिलोंग करते हैं। अभी हमने देखा सिलाब भी आया, सिंध में बड़े पैमाने पर तबाही हुई, कोई डेवलपमेंट हमें नज़र नहीं आती। इसका ज़िम्मेदार कौन है? देखें, इस चीज़ की ज़िम्मेदार है जिस पार्टी की पिछले 14 सालों से सिंध में हुकूमत है। आप अभी भी देख लें कि पिछले 14 सालों में ना कोई हेल्थ का सही इंफ्रास्ट्रक्चर है, ना कोई एजुकेशन का कोई सही इंफ्रास्ट्रक्चर है। अभी भी आप देख लें कि मेरे हलके में, यहाँ हम जहाँ हाला बैठे हुए हैं, ये मेरे डिस्ट्रिक्ट मटियारी का सबसे बड़ा शहर है हाला, और एक ही म्यूनसिपल कमेटी है हाला। इसमें भी इसके साथ भी सबसे बड़ी ज़्यादती ये की गई कि इसको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए, इसको डिस्ट्रिक्ट नहीं बनाया गया। यहाँ की अगर आप तलका हॉस्पिटल में चले जाएं, वहाँ पे कोई सहूलत फराम नहीं होती। आप एजुकेशन का निज़ाम देखें, यहाँ पे हमारे बड़े थे मखदूम ग़ुलाम हैदर, उनके नाम पे, वो एक स्कॉलर भी थे मजहबी, उनके नाम पे यहाँ पे हाई स्कूल था। यहाँ से बड़े बड़े लोग यहाँ से पढ़ कर गए, कोई कमिश्नर बना, कोई IG बना, कोई हमारे डिस्ट्रिक्ट से काफ़ी पढ़े लिखे लोग रहे। जैसे जिना हॉस्पिटल चलाती थी डॉक्टर सिमी जमाली, उनका भी ताल्लुक हाला से था। तो काफ़ी सारी ऐसी शख्सियात हैं जो यहाँ से पढ़ कर गईं। लेकिन अब उस MG गवर्नमेंट हाई स्कूल का बहुत ही बुरा हाल है, करप्शन की वजह से, बैड गवर्नेंस की वजह से। तो हमें एक प्रॉपर एक मसला है कि हमारे यहाँ अकाउंटेबिलिटी नहीं है, और अकाउंटेबिलिटी अदारे तो करेंगे, लेकिन मैं समझता हूँ कि लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, और अकाउंटेबिलिटी का वाहिद हल है वोट, बैलेट के ज़रिए। जिस दिन लोगों ने बैलेट के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी करना स्टार्ट कर लिया, उस दिन के बाद मैं नहीं समझता कि कोई भी मसाइल बाकी रहे। पहले आप GDA में थे, अभी आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आ गए। ये ट्रांसफॉर्मेशन की वजूहात क्या हैं? देखें, GDA एक ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलाइंस को कहा जाता था। वो एक इलेक्शन अलाइंस था, और ये हम सब कुछ दोस्तों ने मिलकर, हम ख्याल दोस्तों ने मिलकर 2015 में फॉर्म किया था। फिर 2018 के इलेक्शन हमने उस प्लेटफॉर्म से लड़ी। वो एक प्रोविंशियल प्लेटफॉर्म था। तहरीक इंसाफ हम समझते हैं कि एक नेशनल प्लेटफॉर्म है, और इमरान खान साहब की सूरत में हमें एक नेशनल लीडरशिप फराम हुई है, और हम समझते हैं कि मुल्क की और अपने हल्क की खिदमत के लिए हमें एक बड़े प्लेटफॉर्म की ज़रूरत थी, और उसके लिए मैंने और हमारी फैमिली ने फ़ैसला किया कि हमने तहरीक इंसाफ को हमें ज्वाइन करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो गुज़िश्ता 14 साल से है। ओवरऑल भी देखा जाए तो वोट बैंक काफ़ी ज़्यादा है। आप अपनी कामयाबी के हवाले से किस कदर पुरुमीद है? देखिए, इंशाल्लाह मैं एक चीज़ का कायल रहा हूँ कि हमें एक माइंडसेट तोड़ना चाहिए, जो एक माइंडसेट बना हुआ कि यार ये काम हम नहीं कर सकते। आज से 10 साल पहले कोई सोच भी नहीं सकता था कि इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे 2018 में। अगर 2008 में, अगर 2018 से 10 साल पहले आप चले जाएँ कि 2008 में कोई कहेगा यार 10 साल के बाद इमरान खान साहब प्राइम मिनिस्टर बनेंगे, नहीं हो सकता, लेकिन वो बन गए। इंशाल्लाह मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी में स्पेशली जो शहरी इलाके, वो 2018 के इलेक्शन में भी हम जीत गए थे। ये सबसे बड़ा शहर हाला, दूसरा नंबर शहर सैदाबाद, तीसरा नंबर शहर बिटशा, चौथा नंबर छोटा शहर हाला पुराना। ये 4 शहर हैं मेरी प्रोविंशियल असेंबली की कॉन्स्टिट्यूंसी में। वो चारों शहर हमने जीते थे। मसला सिर्फ देहाती इलाकों का था, जो गाँव हैं, जो यूनियन काउंसिल्स हैं, वहाँ तक भी हमारी इतनी रसाई नहीं थी पिछले इंतखाबात में। अब हम समझते हैं कि इमरान खान साहब का मैसेज हर जगह जगह पे जा रहा है, और मैं समझता हूँ कि लोगों से बात करने की ज़रूरत है, लोगों को कायल करने की ज़रूरत है,
और जब हम लोगों को कायल करेंगे, लोगों से हम बात करेंगे, तो मैं समझता हूँ कि इंशाल्लाह मेरे हलके में मुझे बाकी दोस्तों का नहीं पता कि लोगों की क्या परफॉर्मेंस है, मैं कोशिश करता हूँ कि 50 या मोर देन 50% टाइम अपने हलके में गुजरे, उनकी खुशी में, उनकी गमी में हाज़िर हो जाऊँ। कोशिश करता हूँ कि हर वक्त उनका फ़ोन अटेंड करूँ, और इंशाल्लाह इसी तसलसल को बरकरार रखेंगे और दिन ब दिन बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। और इंशाल्लाह अल्लाह में उम्मीद है और अपने हलके के आवाम में भी मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह 2023 के जो इंतखाबात होंगे उसमें इंशाल्लाह मुखालफिन को हम इबरतनाक शिकस्त देंगे और एक नई सुबह की शुरुआत होगी। नाश्ता लग चुका है जी। और मोहसिन भाई, नाश्ता तो माशाल्लाह हमें देसी वलायती दोनों का टच नज़र आ रहा है जी। हमने कहा कि आपको आज थोड़ा डिफरेंट नाश्ता करवाते हैं, क्योंकि ये वलायती तो हर जगह पे अवेलेबल होता है, वलायती भी हमने रखा है आपके लिए, लेकिन हमने कहा आज थोड़ा सा देसी टच, दोनों ऑप्शन प्रॉपर एक ऑमलेट, चाय, पराठा, बटर। खाने की आपकी क्या रूटीन होती है? देखिए, मेरा रूटीन ये है कि मैं सुबह जल्दी उठ जाता हूँ। मैं सोता बड़ी देर से हूँ, लेकिन मैं उठ बड़ा जल्दी जाता हूँ। ये बड़ा चैलेंजिंग है, देर से सोना और जल्दी उठना। हाँ, लेकिन मुझे सुबह फिर जल्दी वैसे ही आँख खुल जाती है, फिर अब तो फिर आदत होगी, काम की वजह से भी उठ जाना पड़ता है, सुबह काम का पैटर्न ऐसा है। ब्रेकफास्ट मैं ठीक तरीके से करता हूँ, आज आप देख भी रहे होंगे। ब्रेकफास्ट हैवी कर लेते हैं, फिर लंच अक्सर स्किप हो जाता है। खाने में वैसे आपको देसी फूड पसंद है या फास्ट फूड वगैरह? मैं हर तरह का खाना खा लेता हूँ। मुझे इटालियन भी काफ़ी पसंद है, मुझे चाइनीज़ भी पसंद है। तो आज हमारी क्या रूटीन रहेगी, हम ऑडियंस को कहाँ पर लेकर जाएंगे? आज हम अभी हम हाला में, जो मेरी रिहाइश है, यहाँ से हम निकलेंगे। मेरा ऑफिस है, मेरा पंप है यहाँ पे हाला बाईपास पे, वहीं मेरा ऑफिस है। थोड़ी देर वहाँ चलते हैं, उसके बाद कुछ पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ है, वहाँ चलते हैं, फिर वापस हम यहीं आएंगे हाला। चलें जी, ज़रूर। मोहसिन भाई, ये है हाला हाउस जी, कब से है? इस घर की क्या अहमियत है? देखिए, ये घर हमने बनाया था, कंस्ट्रक्शन तो इसकी स्टार्ट हो गई थी 93 में, और फिर 99 में हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। और ये पहले हमारी वो पुरानी जैसे ट्रेडिशनल हवेलियाँ होती हैं उस तरह का था। फिर हमने कहा कि एक मॉडर्न तरीके से एक घर होना चाहिए, उस तरीके से फिर इसकी कंस्ट्रक्शन करवाई हमने। तो ज़्यादा वक्त आप यहाँ हाला हाउस में गुजारते हैं या कराची में? डिपेंड करता है काम पे। 50% टाइम यहाँ गुजरता है, 50% टाइम कराची में। आना जाना लगा रहता है? आना जाना लगा रहता तो ज़मीनें हैं, ज़मीनों की तरफ भी देखने जाते हैं? है। ज़मीनें हैं, आज आपको दिखाते हैं, आप चलें। चलें चलें चलें। महदूम साहब, एक जानब रूहानियत और दूसरी तरफ सियासत, इन दोनों को बैलेंस कैसे करते हैं? देखिए, सियासत का असल मकसद जो है, सियासत का मकसद है आप आवाम की खिदमत करें, और ख़िदमत में ही रूहानियत है। लेकिन बदकिस्मती हमारे पाकिस्तान की सियासत की कि आजकल जो सियासतदान है वो सिर्फ़ और सिर्फ करप्शन को फोकस करते हैं, आवाम को टाइम नहीं देते। मैं आपको एक मज़ेदार वाक़या बताता हूँ। 2018 के इलेक्शंस में मैं एक इलेक्शन कैंपेन से, जैसे आज हम चल रहे हैं कहीं, तो मैं आ रहा था, तो एक बंदा वहाँ पे था, उसको हमारे मुखालफिन कैसे ना बैजेस लगे हुए थे, जैसे सपोर्टर्स होते हैं। तो मैंने गाड़ी रोक कर मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा आपसे मैं 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो बेचारा थोड़ा सा परेशान हो गया। तो मैंने उनको कहा कि आप परेशान ना हो, और मैं आपसे 2 मिनट बात करना चाहता हूँ। तो उन्होंने मैंने उनको कहा, तो मैंने कहा आपके वालिद साहब की फौत हो गई थी? कहता जी। मैंने कहा आपके पास हमारे मुखालफिन में से कोई आया? कहता नहीं। मैंने कहा कौन आया था? उन्होंने कहा आप आए थे। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा आपके बेटे की शादी थी तो उस पर कौन आया था? तो उन्होंने कहा आप आए थे। मैंने कहा आपका कभी कोई काम जैसे दुनियादारी के पढ़ते हैं, कभी कोई पुलिस के, कभी कोई ट्रांसफ़र पोस्टिंग के, 19-20 तो रहता। मैंने कहा आपके काम पढ़ते हैं तो आप किसको कॉल करते हैं? मैंने कहा आप वो तो उठाते ही नहीं फ़ोन। मैंने कहा फिर फैसला आप खुद ही करें। फिर मेरे सामने उसने वो बैज फाड़ के और फेंक के कि जो असल सियासत का मकसद है कि आप आवाम की खिदमत करें, और ख़िदमत में ही रूहानियत है। एक ट्रेंड बन गया कि यार सियासतदान होगा तो करप्ट होगा, सियासतदान होगा तो मगरूर होगा, सियासतदान होगा तो उसका आवाम से, लोगों के साथ राब्ता नहीं होगा। हमें इसी माइंडसेट को ख़त्म करना है। हम एक ट्रेंड चलाना चाहते हैं। मैं पर्सनली मेरा एक मोटिव रहा है कि एक ट्रेंड ऐसा हो कि यार लोग देख कर कहेंगे यार सियासतदान फिट भी हो सकते हैं, सियासतदान खूबसूरत भी हो सकते हैं, सियासतदान ईमानदार भी हो सकते हैं, सियासतदान इजीली अवेलेबल भी हो सकते हैं, और सियासतदान हर जगह पे
पहुंच भी सकते। देखिए असेंबली का मतलब है कि आप अपने हलके के मसाइल, आप इस्लामाबाद जाकर, आप ऐवान में जाकर आप उनकी निशानदेही करें। असेंबली का ये मकसद थोड़ी है कि आप इस्लामाबाद में पार्लियामेंट लॉजेस में, या अगर आप मिनिस्टर हैं तो यहाँ सूबे के कैपिटल में आप बैठ कर वहाँ आप दो दो लड़कियों को साइड में पकड़ कर शराब की हालत में आप तस्वीरें खिंचवाएँ, आप ट्रांसफ़र एंड पोस्टिंग्स आप पैसों के एवज़ करें। ये कम ज़रफ़ी है। देखिए मैं अभी पावर में नहीं आया, और अल्हम्दुलिल्लाह अगर आप देख लेंगे तो अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ लोग पावर में आने के बाद जो लाइफस्टाइल हासिल करते हैं, जो पॉपुलैरिटी, जो फेम, जो फाइनेंशियली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने मुझे उन सब चीज़ों से मुझे पहले ही नवाज दिया। लेकिन हमने देखा है कि मोहसिन भाई इसी तरह इक़्तिदार से पहले जो अवामी नुमाइंदे हैं वो बुलंदो बाला दावे भी करते हैं, आवाम के हकूक़ की बात भी करते हैं, लेकिन जैसे ही वो इक़्तिदार में आते हैं तो वो सब कुछ जो है वो जूं का तूं रहता है। अभी भी हम देखें तो ओवरऑल यही सूरत हाल है। इलेक्शंस होते हुए आ रहे हैं, अवामी नुमाइंदे मुंतखब होते हुए आ रहे हैं, लेकिन आवाम के जो हालात हैं वो नहीं बदल रहे। तो आपके जहन में कोई ऐसा आइडिया या कोई ऐसा प्लान हो कि अगर आप मुंतखब होते हैं तो आप हालांकि आवाम के लिए ये कुछ करें? देखिए मेरा सबसे बड़ा मोटिव ये कि अगर मैं गवर्नमेंट में आ गया तो सबसे पहला मेरा है कि हाला जो है सबसे बड़ा शहर है मेरे डिस्ट्रिक्ट का, और एक ही म्यूनसिपल है, और मेरा पहला प्रपोज़ल होगा कि हाला को डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर होना चाहिए, और यहाँ पे प्रॉपर एक हेल्थ का और एजुकेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। एमजी गवर्नमेंट हाई स्कूल को फिर से इंशाल्लाह उसकी रौनकें बहाल करेंगे, और तहलका हॉस्पिटल को बेहतर बनाएंगे, और उसके अलावा भी बिडशा को फोकस करेंगे, सैदाबाद को फोकस करेंगे, मटियारी शहर को फोकस करेंगे, उडेरोलाल स्टेशन को फोकस करेंगे, ताकि एक प्रॉपर एक अब यहाँ पे कागज़ों में तो रोड्स बनते हैं। सिंध सूबे का सबसे बड़ा मसला करप्शन है और अकाउंटेबिलिटी है। जिस दिन लोगों ने करप्शन का एहतसाब करना स्टार्ट कर लिया, लोगों के सारे मसाइल हल हो जाएंगे, फिर डेवलपमेंट्स भी हो जाएंगी, फिर तरक्की भी हो जाएगी, फिर अवेयरनेस भी आ जाएगी। आप माशाल्लाह यंग भी हैं, एनर्जेटिक भी हैं, तो आपको मौसीकी में लगाव है, हॉबीज़ आपकी क्या हैं, शौक़ क्या है? देखिए मुझे मौसीकी, मैं समझता हूँ कि मौसीकी एक इंसान की रूह की ग़िज़ा होती है, और मुझे मौसीकी से बड़ा लगाव भी है। स्पेशली पुराने किस्म के सॉन्ग्स जैसे लता जी के सॉन्ग्स हैं, किशोर कुमार के सॉन्ग्स हैं, इस तरह के सॉन्ग्स मुझे पसंद है। पाकिस्तानी में अताउल्ला खान, ईसा खिलवी, मैडम नूरजान, और कुछ चीज़ें होती हैं, देखें कुछ चीज़ें हम करते हैं एज अ प्रोफेशन। अब जैसे बिज़नेस है मेरा, या ज़राअत से वाबस्ता मेरी ज़रा आमदन है, तो वो मेरा एक प्रोफेशन है। पॉलिटिक्स मैं एज अ पैशन करता हूँ, पॉलिटिक्स मेरा पैशन है। पॉलिटिक्स मैं पैसों के लिए नहीं करता, पॉलिटिक्स मैं को एज अ पैशन करता हूँ। और दूसरा मेरा शौक़ है पोइट्री की तरफ भी मेरा बड़ा, हमारी पूरी फैमिली एक पोइट्री की शौकीन फैमिली रही है शुरू से ही, अगर आप देखेंगे हिस्ट्री तो, और मुझे भी पोइट्री का बड़ा शौक़ है, और इन सब चीज़ों को भी तवज्जो देते हैं। बाकी उसके अलावा फ़िटनेस कोशिश करते हैं कि फ़िटनेस का ख्याल रखा जाए। तालीम आपकी कितनी है, कहाँ से हासिल की? मैंने स्कूलिंग की थी हैदराबाद से स्टार्ट में कुछ साल, फिर मैंने ओ लेवल्स कंप्लीट किया था कराची से, फिर ए लेवल्स भी मैंने कराची में एक लिकोल कॉलेज होता था फेज़ 8 में, वहाँ से मैंने ए लेवल्स कंप्लीट किया था। फिर मैंने बिज़नेस मैनेजमेंट में अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से, एंड अब उसके बाद जब से पढ़ाई कंप्लीट की है उसके बाद अवामी खिदमत में लगे हुए हैं, और इंशाअल्लाह अल्लाह इस चीज़ का सलाह देगा हमें 2023 में। ये आपका बिज़नेस ऑफिस है? जी हाँ ज़ुहैब भाई, ये हम जहाँ पहले थे हाला सिटी में था, वो हमारा बिल्कुल सेंटर में हाला हाउस। ये हमारा पंप है, हाला से तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर का डिस्टेंस होगा। ये हमारा बिज़नेस का एक मरकज़ बनाया हुआ है, पॉलिटिकल भी समझे एक मरकज़ है कि एक सेंटर में जब इलेक्शंस वगैरह कंटेस्ट करते हैं या लड़ते हैं तो फिर यहाँ पे उसका एक ऑफिस भी बना देते हैं, और एक बिज़नेस पॉइंट भी है। लेकिन अब बिज़नेस पॉइंट से ज़्यादा ये एक पॉलिटिकल पॉइंट बन गई है कि हम आते हैं तो लोग आते जाते हैं, फिर लोगों से मुलाकातें भी हो जाती हैं, और फिर कारोबारी काम तो यहाँ पे 20% होता है, 80% फिर पॉलिटिकल काम यहाँ हो रहा होता है अक्सर। बिज़नेस आपके कौन कौन से? ज़ुहैब साहब, बिज़नेस मेरा मेन तो काम ज़राअत से वाबस्ता है। उसमें बनाना को ग्रो करते हैं, फिर सेल आउट करते हैं, कॉटन को ग्रो करते हैं, वीट को ग्रो करते हैं, मेन क्रॉप्स हमारे ये हैं। उसके अलावा अजवा जो है उसको हमने टिशू कल्चर करके स्पेशली यूएई से इंपोर्ट किया है,
उस पर हमारा काम चल रहा है काफ़ी। और उसके अलावा अजवा की पैदावार हो रही है? अजवा हमने नया सीड अभी स्टार्ट किया है, वो सीड लग गया है, सीड और लगा है। इंशाल्लाह 1.5 साल के अंदर वो फ्रूट देना भी स्टार्ट कर देगा। और उसके अलावा पम्प्स का काम भी करते हैं और स्टेट का काम भी करते हैं। बस यही थोड़ा बहुत। फ्लड की वजह से फसलें कितनी मुतासर हुई हैं? फ्लड्स की वजह से काफ़ी फसलें मुतासर हुई हैं, और हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड से ज़्यादा बरसात ने मुतासर किया, क्योंकि बरसात कंटिन्यूसली हो रही थी। तो उसकी वजह से जो कॉटन क्रॉप था, कॉटन क्रॉप को कैश क्रॉप तस्वर किया जाता है, और उस क्रॉप में को काफ़ी डैमेज हुआ, क्योंकि वो काफ़ी नाजुक होता है क्रॉप। अगर उसमें थोड़ा सा भी पानी की बूंदें पड़ गई तो फिर वो। अभी हम आ रहे थे, रास्ते में देख रहे थे कि बनाना काफ़ी ज़्यादा मुतासर हुआ है, तो ये भी बारिश की वजह से हुआ है? एग्जैक्टली हमारे डिस्ट्रिक्ट में फ्लड से ज़्यादा बारिश ने मुतासर किया है, और बनाना मैंगो भी मुतासर हुआ है, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज कॉटन हुई है, क्योंकि कॉटन तो अब ख़त्म हो गई, इसलिए आपकी नज़र कॉटन पर नहीं जाएगी, लेकिन सबसे ज़्यादा डैमेज कॉटन हुई है। ये आपका फार्म है बनाना का? सिर्फ बनाना का नहीं, ये हमारे 3 बड़े एग्रीकल्चर फार्म्स हैं। ये एक एग्रीकल्चर फार्म है मेरा। यहाँ पे आप देखेंगे कि बनाना भी है, और ये बनाना का एक डिफरेंट सीड है जिसको हम कहते हैं G9। जैसे नॉर्मल अगर जैसे बनाना होता है तो उसको कहते हैं लोग बम्बई कहते हैं सीड को। ये देखें ना, साइज़ में भी G9 ये क्या लंबा होता है या छोटा होता है? ये साइज़ में मतलब नॉर्मल जो बनाना होता है उससे काफ़ी बड़ा भी होता है, टेस्टफुल भी होता है, और ये महंगा भी बिकता है। लेकिन इसमें सिर्फ इसकी एक माइनस पॉइंट है कि इसको संभालना बड़ा ज़्यादा पड़ता है, और ये अगर इसको हम ज़्यादा ओवरडोजेस देते हैं तो कभी कभी ये गिर भी जाता है। आप देखिए ना कि इसको सपोर्ट्स दी हुई हैं साइडों में। अच्छा अच्छा। इसको ज़्यादा कंसंट्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, इसको ज़्यादा तवज्जो की ज़रूरत पड़ती है। तो ये फसल एक्सपोर्ट होती है या यहीं पर लोकल? नहीं, ये बिल्कुल एक्सपोर्ट। कभी कभी हम डायरेक्ट इसको एक्सपोर्ट भी करते हैं, और कभी कभी हम लोकल डीलर्स को भी इसको बेच देते हैं, फिर वो डीलर्स इसको एक्सपोर्ट करते हैं। आप अजवा का बता रहे थे, ये तो बड़ी सरप्राइज़ है। यूजुअली अजवा तो बाहर से इंपोर्ट होती है और होती भी काफ़ी महंगी है। अगर यहाँ पर इसकी पैदावार होती है तो आई थिंक ये तो बड़ी एक सरप्राइज़ न्यूज़ है। जी ये बिल्कुल है, लेकिन यहाँ पे कुछ फार्मर्स हैं ऐसे जो कर रहे हैं, लेकिन वो फिर बड़ा लेंदी प्रोसीजर है। हमने इसको टिश्यू कल्चर करके यूएई से इसको इंपोर्ट किया है, और अभी इसको तो इस फरवरी में इसकी सोइंग की है, और मैं समझ अभी उसकी जड़ तो उसकी हो गई है मजबूत। बाकी हम फर्दर समझते हैं कि ये जो है टाइमली और आराम से 2 साल के बाद ये फ्रूट देना इंशाल्लाह स्टार्ट कर देगी। तो ये कितना एरिया होगा, कितने एकड़ पर मुहित? हमारी टोटल ज़मींदारी है 2000 एकड़ प्लस। उसमें से 3 बड़े पीसेस हैं, 6-6, 5-5, 6-6, 7-7 एकड़ के। उसमें से ये एक बड़ा पीस है जिसमें एक हमारा प्रॉपर एक नहरी निज़ाम भी है, डायरेक्ट आउटलेट है हमारा अपना, और उस पर ये पूरा फोकस किया। ज़मींदारी के हवाले से ये भी एक तासुर है मखदूम साहब के, जो बड़े ज़मींदार हैं वो छोटे ज़मींदारों का हक भी खा जाते हैं। अभी फ्लड के हवाले से भी ये खबर चल रही थी कि जो पानी है वो बड़े ज़मींदारों ने, बड़े जागीरदारों ने कट लगाया और मोड़ दिया बेचारे छोटे ज़मींदारों की तरफ। देखें ये अक्सर ये होता है, लेकिन ये इशू होता है जहाँ पे कच्चे में अक्सर, क्योंकि जिनकी कच्चे में ज़मींदारी, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह सारी ज़मींदारी पक्के पे, मेरा 1 एकड़ भी कच्चे पे नहीं है। तो ये मसला हमसे वाबस्ता तो है नहीं। बाकी जो भी ज़मींदार या जो भी लोग अगर इस तरह की कोई हरकत में मुलविस हैं तो ये अफसोसनाक है, और उन्हें ख्याल करना चाहिए कि खुदा ने जिनको ज़्यादा दिया है तो उनको फिर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए कि जो छोटे ज़मींदार हैं उनको भी आप उन पर भी नज़रसानी करें और उनका ख्याल रखें। मखदूम साहब कितने बहन भाई हैं आप? फैमिली स्टेटस क्या है, कितने लोग हैं फैमिली में, सियासत में कितने हैं, कारोबार को कौन कौन देख रहे हैं? देखें फैमिली तो हमारी तमाम छोटी फैमिली है। मेरे वालिद साहब बिज़नेस को देखते हैं, पॉलिटिक्स को भी देखते हैं। मेरा ज़्यादातर टाइम पॉलिटिक्स की तरफ गुजरता है, और बिज़नेस को भी टाइम देते हैं, लेकिन बिज़नेस को मैं उतना टाइम नहीं दे पाता। और ये अक्सर मेरे वालिद साहब भी इस चीज़ की शिकायत करते हैं मुझसे कि आप सारा दिन सियासत के पीछे हैं और आप बिज़नेस को इतना टाइम नहीं देते। और फैमिली तो हमारी छोटी मुख्तसर सी फैमिली। शादी हो गई? नहीं, शादी अभी तक नहीं हुई। अच्छा, शादी नहीं हुई अभी तक? शादी अभी तक। तो क्या वजूहात है? देखें समथिंग दैट आई बिलीव कि शादी एक इंसान का पर्सनल फ़ैसला होता है, और वो फ़ैसला हमें ना फैमिली प्रेशर में आके करना चाहिए, ना दुनियावी प्रेशर में आके करना चाहिए, ना उसमें हमें जल्दी करनी चाहिए। जब भी हमें लाइफ के किसी भी स्टेज में हमें अगर कोई अपना हमसफ़र क्लिक हो जाए
कि यार शी इज़ द वन या ही इज़ द वन, फिर हमें वो फैसला करना चाहिए। मुझे आज तक ब्यूटी मिल जाती है, आपको क्वांटिटी मिल जाती है, लेकिन आपको कंपैटिबिलिटी नहीं मिलती, जिसके साथ आपकी मिजाज मिले, जिसके साथ आपकी जहनियत, आपका माइंडसेट। अभी तक कोई ऐसा नहीं मिला। मुझे अभी तक ऐसा कोई नहीं टकरा थोड़ा है। ढूंढेंगे, तलाश करेंगे तो मिल जाएगा। नहीं, देखिए तलाश करने से नहीं मिलता ये चीज़ें, ये एक जो आपके नसीब में होता है वो शख्स आपको खुद ब खुद मिल जाता है। समथिंग दैट आई बिलीव कि जिसको मेरे साथ ज़िंदगी गुजारनी होगी वो मुझे खुद ही क्लिक होगी, और मेरा दिल और दिमाग उस चीज़ को तस्लीम करेगा यार इनका मिजाज मुझसे मिलता है, इनसे हम ख्याली हो सकती है और इनके साथ ज़िंदगी गुजर इसका सकती है। मतलब है आप लव मैरिज करेंगे? वो डिपेंड करता है, पर मेरा जो मिजाज है तो आई थिंक आई विल गो फॉर लव मैरिज रादर देन गोइंग फॉर अरेंज मैरिज। बहुत शुक्रिया मोहसिन भाई, थैंक Thank यू you वेरी so मच। much. आज बहुत अच्छा दिन गुजरा। अपने मेज़बान से मंशा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।